तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग फंक्शन और कंस्ट्रक्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये क्लास 10th आईसीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसका बिल्कुल एक प्रोग्राम भी आता है, सबसे पहला ही प्रोग्राम होता है इसका। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। तो आओ चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है? बेसिकली फंक्शन को हम लोग मेथड भी कहते हैं वैसे जावा में। और ये एक ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट है ना, मतलब ऐसा स्टेटमेंट्स होता है उसमें कि वो बार बार हम लोग को यूज करना है। ठीक है, जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कभी कभी ऐसा कोड आ जाता है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वो वाला नहीं आता है वो, तो वो बार बार हम लोग को यूज करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा तुम फंक्शन भी बना सकते हो जिससे उसको बार बार यूज नहीं करना हो। बस फंक्शन का 4-5 वर्ड का एक फंक्शन का नाम लिख दो और बस तुम्हारा वो कोड वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। दोबारा तुम उसको यूज कर पाओगे, जितना बार चाहो यूज कर पाओगे। तो वो फंक्शन का एक पावर है कि भाई वो अलाउ करता है कि जब भी हम लोग को कोड बार बार कोई लिखना हो, वो ऐसा करने नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो बेसिकली इजीली तुमको अ, एक मौका देता है कि तुम उसको यूज एक ही बार लिखो और बार बार यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, डीबगिंग इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात, फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो भाई, फंक्शन जब भी बनाया जाता है तो उसमें दो चीज आता है। एक होता है तुम्हारा हेडर होता है, जिसको हम लोग मेथड प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और एक बॉडी होता है जिसके अंदर कोड होता है, मतलब हेडर के अंदर कोड होता है। तो यहाँ पे कंटेन देखो, पहले बात तो पहले वो एक्सेस स्पेसिफायर कंटेन रखता है। तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड, और फिर मेथड का नाम मतलब, और फिर पैरामीटर। समझे नहीं तो यहाँ पे अभी एग्जांपल है, अभी समझ जाओगे। तो एक एक करके पहले सबको समझते क्या है। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, जो डिटरमाइन करता है कि तुम्हारा फंक्शन का विजिबिलिटी प्रोग्राम में कितना है। कि पब्लिक है तो तुम दूसरा फंक्शन में बनाओ तो उसमें भी यूज कर सकते हो उसका। समझे? तो प्राइवेट का एक अलग होता है तुम्हारा, कि सेम सेम क्लास में नहीं यूज कर सकते, डिफरेंट मतलब डिफरेंट क्लास में नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ होता है। प्रोटेक्टेड का भी इसका। तो चार चीज होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट तो तुम्हारा वो डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप बेसिकली क्या करता है, डेटा टाइप, वैल्यू जो इंटर हो रहा है उसमें। जैसे इट कैन बी इंट, मतलब जो नंबर के रिलेटेड हो कोई फंक्शन, तो डबल ये सब ऐसे कुछ। तो मेथड नेम सबसे इंपॉर्टेंट, मेथड नेम होता है। तो नाम हम लोग दिया जाता है, जैसे एक वेरिएबल का नाम दो वैसे इसका भी नाम दे सकते हो। जो जो पर्पस है उसके रिलेटेड ही देना तो बेटर रहेगा। फिर पैरामीटर लिस्ट होता है कि क्या वैल्यूज तुम मतलब उसमें डाल रहे हो, क्या किस टाइप के वैल्यूज तुम डाल रहे हो, मेथड कॉल करने के समय क्या वैल्यू तुम डालोगे, उसके हिसाब से पैरामीटर दिया जाता है। और फिर मेथड का बॉडी एक्चुअल कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड नेम और पैरामीटर, इसको हम लोग मेथड सिग्नेचर भी कहते हैं। तो ये तुम्हारे पक्का एग्जाम में आ सकता है कि भाई मेथड सिग्नेचर क्या है। तो बोल देना, मेथड सिग्नेचर इज जस्ट बेसिकली द मेथड नेम एंड पैरामीटर इज कॉल्ड मेथड सिग्नेचर। और जावा यूजेस दिस कि वो आइडेंटिफाई कर पाए और डिफरेंशिएट कर पाए कि ओवरलोडेड क्या है, और मतलब ओवरलोडेड मेथड्स जितने भी हो उसके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग मेथड सिग्नेचर का यूज करते हैं। मान लो कोई मेथड नेम सेम है लेकिन उसका पेरीमीटर अलग है, किसी में दो है किसी में तीन है, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को मेथड सिग्नेचर ही मतलब इस्तेमाल आएगा ना। कि हम लोग देख पाएंगे कि डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये ओवरलोडेड, ये कौन सा ओवरलोडेड फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो तुम लोग समझ गए होगे। अब हम लोग चलते हैं, अब सबसे मेन चीज जो सबसे बार बार मतलब पूछा ही जाता है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू कुछ नहीं भाई, देखो कॉल बाय वैल्यू एक सिंपल सा, एक्चुअल में जब तुम कॉपी मतलब मान लो जब भी कोई फंक्शन बनाते हो, तो तुम्हारा जो एक्चुअल आर्गुमेंट मतलब जो कॉपी होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू जो तुम पास करते हो फॉर्मल पैरामीटर को, मतलब देखो हम बताते हैं कि जब भी तुम लोग एक कॉपी एक्चुअल आर्गुमेंट का करोगे फॉर्मल पैरामीटर, मतलब जब भी कोई भी चेंज, समझो यहाँ पे, एनी चेंज मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, इट इज यूज फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक
इंट ये सब। तो जब भी कोई भी चेंज तुम फॉर्मल पैरामीटर जो तुम पैरामीटर लिखे थे तो कोई भी चेंज करोगे ना तो फंक्शन में कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, जो उसका एक्चुअल पैरामीटर है उसको कुछ हानि नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इंट ए इक्वल टू 5 है तो वॉइड इंक्रीमेंट इंट एक्स दिए, यहाँ पे ये पैरामीटर दिए, ठीक है, और इंट एक्स, ठीक है, और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स बिकम 6, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ए रिमेन 5, यहाँ पे 5 ही आएगा। इंक्रीमेंट ए करोगे तो क्या आएगा, 5 ही ना आएगा भाई। हाँ, समझ रहे हो। तो वो अनचेंज्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेसिकली उसका कॉपी कर दो तो एक्चुअल में कोई फर्क नहीं होने वाला, ठीक है इसमें। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस होता है इसमें। एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट जब भी तुम देते हो, पास करते हो फॉर्मल पैरामीटर को, तो चेंज जो होता है फॉर्मल पैरामीटर का वो रिफ्लेक्ट होता है एक्चुअल पैरामीटर में। जैसे मान लो तुम एक एरे बनाए, तो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो मॉडिफाई एरे नाम का, जिसके अंदर तुम पैरामीटर दिए हो इंट एक्स, ठीक है। एक पैरामीटर है एरे का, ठीक है। तो अब एक्स जीरो मतलब जो इंडेक्स जीरो उसका 10 है, तो फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स 10। तो यहाँ पे मॉडिफाई एरे में अगर तुम इसको कॉल करते हो, इसके अंदर एर लिखते हो मतलब 1 2 3, तो इसका जो पहला जो जीरो मतलब इसका जीरो का जो वैल्यू है क्या आएगा, अब 10 हो गया ना। पहले 1 था लेकिन जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे जो कॉल, यहाँ पे जो तुमने पैरामीटर में चेंज किया है, जो तुमने एड्रेस यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट का जो तुमने चेंज किया ना, फॉर्मल आर्गुमेंट जो यहाँ पे था, वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था। तब जाके तुम्हारा यहाँ पे 1 आता, लेकिन यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे क्या किया तुमने, इंट एक्स कर दिया है और एक्स ये कर दिया 10। तो जो भी तुम्हारा, जब भी तुम कोई भी एक एरे लोगे वो तुम्हारा वैल्यू उसका पहले इंडेक्स का ऐसा ही देगा, 10 ही देगा, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो बस इतना समझो, ज्यादा कुछ नहीं, कि कॉल बाय वैल्यू पासेस अ कॉपी और सो ओरिजिनल डेटा इज सेफ, ठीक है। पासेस एक कॉपी पास करता है तो ओरिजिनल डेटा वहां पे सेफ है, वो चेंज नहीं हुआ। ए चेंज हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ ना। 5 जैसा था वैसा ही लास्ट में भी 5 ही रहा, कुछ बदला नहीं। तो कॉल बाय रेफरेंस पासेस मेमोरी एड्रेस पास करता है, तो ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। तो when to use call by value when you don't want to modify, जब भी तुमको कोई ओरिजिनल डेटा अपना नहीं चेंज करना है तो तुम कॉल बाय वैल्यू यूज करो। जब भी तुमको कुछ चेंज करना है, जब भी ओरिजिनल डेटा में मॉडिफाई करना है, तुम यूज करो भाई कॉल बाय रेफरेंस। तो हमको लगता है इतना में तुम समझ गए होगे, जितना जितना भी बातें हुई है कि कॉल बाय वैल्यू क्या करता है। देखो भाई, कॉल बाय वैल्यू इज जस्ट बेसिकली कि वो तुम यूज करोगे जब तुमको मॉडिफाई नहीं करना है कोई डेटा, याद रखना, ठीक है। और इसका काम उल्टा है कि भाई जब भी तुमको कोई डेटा या मॉडिफाई करना हो, कभी चेंज करना हो, तो यूज कर सकता है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं बट समथिंग लाइक सिमिलर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग तो एक वैसा फीचर है कि हम लोग एक क्लास का नाम अगर सेम है तो हम लोग मल्टीपल मेथड्स उसमें डाल सकते हैं। जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स तुम देख रहे हो यहाँ पे, जैसे डिस्प्ले का एक है फंक्शन, तो इसमें पैरामीटर इंट ए है, दूसरे सेम नाम है फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ पे सेम नाम है 3 पैरामीटर है। तो ये अलाउ कर रहा है हम लोग को, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स भी होते हैं, अगर तुमको देख सकते होगे तो कैसे कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग अलाउज अस टू परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन विद डिफरेंट इनपुट्स, मेकिंग आवर कोड मोर फ्लेक्सिबल एंड इंट्यूटिव टू यूज, ठीक है। तो हमको लगता है तुम समझ गए होगे। और सबसे जरूरी बात कि भाई रिटर्न टाइप अलोन कैन नॉट बी यूज टू डिफरेंशिएट ओवरलोड। मतलब रिटर्न टाइप हम तुमको पिछले बार भी बताया कि कभी भी जब भी तुम लोग को ओवरलोड मतलब डिफरेंशिएट करना हो तो तुमको दो क्या लगता है, तुमको फंक्शन सिग्नेचर लगता है, जो मैंने बात किया है कि भाई तुम्हारा एक पैरामीटर लगेगा और एक नाम लगेगा फंक्शन का, तभी तुम उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते होगे
कि कंपाइलर हमेशा देखता है मेथड सिग्नेचर, देखता है नाम और पैरामीटर लिस्ट, कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ भाई ये और वो अलग है। तो हम लोग शायद समझ गए, तुम समझ गए होगे इसको। तो अब हम लोग आते हैं सीधे कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा प्रकार का बेसिकली फंक्शन ही है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो it means that the main purpose to initialize the object state by assigning initial value to instant variable, ठीक है। तो मे बी तुमको समझ नहीं आ रहा हो, it unlike a regular method constructor have same name as same class but do not return any, even void भी नहीं देता है, ठीक है। तो तुम लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। बस इसका मेन पर्पस हमको यही बताना था कि भाई ये क्यों, क्योंकि इसको जब भी कॉल करोगे, वो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी ये कॉल होता है, और वो भी खुद से होता है। तो बस इतना इम्पोर्टेंट था तुम लोग के लिए, बाकी पढ़ सकते हो। जैसे इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे तुम देख रहे होगे यहाँ पे सेम नेम एज सेम क्लास, क्लास का नाम सेम। देखो जब भी तुम फंक्शन बनाओगे तो क्लास का नेम जो होगा वो तुम्हारा फंक्शन, फंक्शन का जो नाम है और क्लास का नाम सेम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, पहली बात। दूसरा, केस सेंसिटिव भी है भाई, ये बात याद रखना। अभी तुम लोग प्रोग्राम भी करोगे तो देखना, ये ओवरलोडेड हो सकता है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफरेंट पैरामीटर्स में आ सकते हैं। अटोमिक इन्वोके ऑटोमेटिक इन्वोकेशन होता है, इसका मतलब है कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो न्यू कीवर्ड के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। सीधे आगे बढ़ते हैं, प्रकार जानते हैं कि मतलब क्या टाइप्स है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे देख रहे होगे तीन प्रकार होता है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड बाय जावा इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल विद डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, फॉल्स, नल, या जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है डेटा टाइप का वो इनिशियलाइज हो जाता है उसमें वेरिएबल में। और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्लास एक स्टूडेंट बना, इसमें तुम दो वो पैरामीटर डाल दिए, मतलब स्ट्रिंग नेम है, ये दो वो वेरिएबल है, और स्टूडेंट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज है। समझ रहे हो ना, इसमें कोई है ही नहीं, नल वैल्यू है। तो ये तुम्हारा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन पैरामीटराइज क्या होता है, एक्सेप्ट पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक वैल्यू। तो allow custom initialization based on provided arguments, multiple parameter can be exist to a constructor overloading। जैसे यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटर्स इसके अंदर होंगे, बस इतना याद रखो कि इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। बस इसमें है कि जब भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो यहाँ पे पैरामीटर्स डालोगे, और उसका तुम जैसे स्ट्रिंग एन और स्ट्रिंग ए डाले हो, तो नेम जो भी तुम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल था उसका वैल्यू तुम लोग वही पैरामीटर दोगे, वही डिफाइन करोगे जो तुम्हारा इसमें दिया है एन और ये, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर से न्यू, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग विथ कीवर्ड। सो देखो, ये शायद तुम लोग में इम्पोर्टेंट उतना है कि नहीं, आई डोंट नो, बट स्टिल देखो, नहीं ये शायद तुम लोग में सिलेबस में नहीं है, हमको लग रहा है। देख लेना, चेक कर लेना, मे बी ये नहीं है तुम लोग में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और होगा तो बता देना, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग अब फाइनल में आ गए हैं, मतलब फाइनल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स जो हो जाते हैं, जैसे हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। नॉन वॉइड मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, जब भी याद रखना, वॉइड रहता है तो कोई रिटर्न का जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी नॉन वॉइड मेथड्स है तो कभी भी भूलना नहीं कि रिटर्न करना है स्टेटमेंट। User using return type in constructor. So constructor cannot have return types. Adding void or any other make it regular method. अब कुछ डालो ही ना तो फायदा क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर ही नहीं हुआ ना। नॉट फॉलोइंग सेम कन्वेंशन, जैसे मैंने कहा कि भाई जब भी तुम लोग क्लास
बनाओ तो उसका नाम जो होगा ना वो फंक्शन के नाम के सिमिलर होना चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्टर बन पाएगा। और ओवरलोडिंग बेस्ड ओनली ऑन रिटर्न टाइप ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। जब भी तुम लोग मेथड बनाओ तो कैन नॉट बी ओवरलोडेड, पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए रिटर्न टाइप में। तो ये सब चीज़ें ये सब पढ़ लेना। और हम लोग शायद अपना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो जैसा कि कहा था मैंने कि ये सब थोड़ा रिकॉल के लिए। तो क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? तो मेथड ओवरलोडिंग जस्ट अलाउस मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर होगा। जब सेम नेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हो तो वही मेथड ओवरलोडिंग है। कंपाइलर क्या करते हैं, वो देखता है बस कि आर्ग्यूमेंट पास हुआ है कि नहीं, बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट मेथड कॉल। मतलब कंपाइलर दो चीजें करते हैं, एक तो डिटरमाइन करता है कि मेथड कॉल बेस्ड ऑन दी आर्ग्यूमेंट पास हुआ है कि नहीं, उसी से वो कॉल करेगा मेथड को। और दूसरा चीज होता है वो फंक्शन सिग्नेचर बताया था वो भी देखता है वो, ठीक है। अब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बस याद रखना कॉल बाय वैल्यू पासेस अ कॉपी ऑफ डेटा। ये कॉपी करता है डेटा का, इसलिए वो चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल कभी भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कॉपी कर दिया ना, तो इफेक्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पासेस मेमोरी एड्रेस पास करता है तो ये चेंज हो जाता है, इसका ओरिजिनल जो डेटा है वो बदल जाता है, changes हो रहा है। तो what is constructor? It is just a special type of function which is having the same name as a class, no return type, automatically called during object creation to initialize object state. Types of constructors: default, parameterized और copy constructor। copy constructor just create the object from जो भी exist कर रहा है object, उसी में से मतलब create करता है object, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे पर्पस जान लो दिस का कि भाई दिस कीवर्ड भी यूज होता है। इट इज जस्ट टू डिस्टिंग्विश द इंस्टेंट वेरिएबल फॉर पैरामीटराइज विद द सेम नेम। मेरे को देखना होगा एक बार कि ये दिस वाला है कि नहीं, क्योंकि मे भी शायद इस बार हट गया है, आई डोंट नो, देखना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस, फाइनल टिप यही रहेगी कि भाई तुम लोग प्रैक्टिस करो कोड इसका, और मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा तुमको मेरे से पढ़ के। तो दैट्स इट, आई थिंक हम लोग का ये टॉपिक पूरा जितना भी था वो सब कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।